माय डियर स्टूडेंट, आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर भारत का भूगोल जो हमारा चल रहा है, भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। इस ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में हमने सबसे पहले आपको इंडिया का सामान्य परिचय बताया और सामान्य परिचय बताने के बाद में हमने आपको इंडिया के भौगोलिक प्रदेश या भौतिक प्रदेशों की चर्चाएं की थी। और हमने आपको सबसे पहले भौगोलिक प्रदेश और भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत उनका सामान्य परिचय बताते हुए उनका उद्भव किस तरह से हुआ और भारत की भूगर्भिक संरचना के आधार पर कितने भौगोलिक प्रदेशों के अंतर्गत भारत को बांटा गया है, इन सभी बातों की चर्चाएं पिछली वीडियो में की हैं। और हमने ये देखा था कि भूगर्भिक संरचना के आधार पर हमने भारत को 4 बड़े भौगोलिक प्रदेशों के अंतर्गत बांटा है। उन 4 बड़े भौगोलिक प्रदेशों में सबसे प्रमुखतः 4 भौतिक प्रदेश या भौगोलिक प्रदेश भारत के अंतर्गत भौतिक प्रदेशों की हमने जब बात की थी तो हमने इसमें 4 बड़े भौतिक प्रदेश देखे थे, जिसमें हमने भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश देखा था प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। और हमने प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की चर्चाएं आपसे पिछली वीडियो में की थी। और हमने प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश जो भारत का सबसे बड़ा पठारी प्रदेश है या सबसे बड़ा भौगोलिक या भौतिक प्रदेश है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। हमने ये देखा था कि भारत के अंतर्गत 4 बड़े भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत से 4 बड़े भौगोलिक प्रदेशों में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से पठारी प्रदेश जो 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। भारत के अंतर्गत जब हमने प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की बात की थी तो हमने ये देखा था कि भारत के अंतर्गत प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश जिसका विस्तार भारत के अंतर्गत दक्षिणी भाग के अंतर्गत तथा उत्तरी भाग के अंतर्गत मौजूद है। और हमने देखा था इसका विस्तार राजस्थान का जो दक्षिणी और जो पूर्वी जो हिस्सा है वहाँ से प्रारंभ होता है और यूपी, एमपी, इधर बिहार, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, फिर उसके बाद में आपका आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और मेघालय आदि राज्यों के अंतर्गत ये प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश या भौतिक प्रदेश फैला हुआ है। इस भौतिक प्रदेश के अंतर्गत हमने ये देखा था कि इस भौतिक प्रदेश की सबसे बड़ी विशेषता यह थी, इस भौतिक प्रदेश के अंतर्गत नर्मदा और तापी नदी जो घाटियां हैं, नर्मदा और तापी नदी घाटियों की जो भ्रंश घाटी है, उस भ्रंश घाटी ने इस प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश को 2 भागों में बांटा है। और उसका वर्णन हमने देखा था कि इस प्रायद्वीपीय पठारी भाग को हमने एक तो बांटा था उच्च भूमि क्षेत्र अर्थात मध्यवर्ती उच्च भूमि और दूसरा बांटा था आपका दक्कन का पठार। ये 2 बड़े भागों के अंतर्गत बांटा था। मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंतर्गत हमने अरावली पर्वतमाला, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटे नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, इन सभी पठारों का पिछली वीडियो में विस्तार से अध्ययन किया था। इनकी हमने मैप के आधार पर स्थिति को भी जाना था, कौन सा पठार कहाँ स्थित है और उसकी क्या विशेषताएं मौजूद है। आज हमारा दक्कन का पठार अर्थात इसका जो दूसरा प्रमुख जो भाग है जिसके अंतर्गत दक्कन का पठार है, इसके बारे में आज विस्तार से हम चर्चाएं करेंगे। दक्कन के पठार की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दक्कन का पठार, दक्कन प्लेटू जो है इसकी अगर हम बात करते हैं तो अगर इसकी हम विस्तार की बात करते हैं तो इसका जो विस्तार है, इसका विस्तार दक्कन के प्लेटू का जो विस्तार है वह आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र, तमिल,
केरल, कर्नाटक आदि राज्यों के अंतर्गत ये विस्तारित रूप से पाया जाता है। दक्कन के पठार की अगर हम बात करते हैं तो दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार आकार में आकृति में फैला हुआ है, आकृति में विस्तृत है। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका जो क्षेत्रफल है वो आपका 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ जो दक्कन का पठार है, इस दक्कन के पठार की अगर हम बात करते हैं तो दक्कन के पठार का जो निर्माण हुआ है वो ज्वालामुखी क्रियाओं से हुआ है। ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा इसका निर्माण हुआ है और इसके अंतर्गत इस ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। इसके अंतर्गत जो हमारी ग्रेनाइट, सिल्ट, क्वार्टरजाइट या हम कह सकते हैं इसके अंतर्गत रवेदार चट्टानें पाई जाती हैं या हम कह सकते हैं जीवाश्म रहित चट्टानें पाई जाती हैं, जिसके अंतर्गत ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट के साथ साथ आपका जो है नीस है, सिल्ट है, क्वार्टरजाइट्स है आदि प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। इस दक्कन के पठार के अंतर्गत निम्न भाग है। इस दक्कन के पठार के अंतर्गत जो निम्न भाग है उसमें सबसे पहला जो भाग है वो फर्स्ट नंबर का जो भाग है वो आपका है सतपुड़ा श्रेणी। दूसरा जो आपका प्रमुख भाग है जो आपका महाराष्ट्र का पठार। नंबर तीसरा आपका है उड़ीसा की उच्च भूमि। नंबर चौथा आपका है तेलंगाना का पठार। नंबर पांचवा है आपका कर्नाटक का पठार। नंबर छठा है आपका तमिल का पठार, तमिलनाडु का पठार। नंबर सातवां है आपका पूर्वी घाट पर्वतीय क्षेत्र। नंबर 9 है आपका पश्चिमी घाट अर्थात प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश जो भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक या भौतिक प्रदेश है, जो 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, एक त्रिभुजाकार आकृति से निर्मित है, ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा निर्मित हुआ था। लावा युक्त जो है पदार्थ का यहाँ जमा होने के कारण यहाँ काली मिट्टी का जमाव देखने को मिलता है। इस प्रायद्वीपीय पठारी भाग के अंतर्गत नर्मदा और तापी नदियों की जो भ्रंश घाटियाँ हैं वो इस प्रायद्वीपीय पठारी भाग को 2 बड़े भागों में बांटती हैं। एक आपकी मध्यवर्ती उच्च भूमि, दूसरा आपका दक्कन का पठार। तो मध्यवर्ती उच्च भूमि जिसके अंतर्गत हमने अरावली पर्वत श्रेणियों को पढ़ा, मालवा के पठार को पढ़ा, बुंदेलखंड को पढ़ा, बघेलखंड को पढ़ा, फिर उसके बाद में हमने छोटे नागपुर का पठार को पढ़ा, फिर उसके बाद में हमने मेघालय के पठार को पढ़ा। ये हमारे मध्यवर्ती उच्च भूमि भाग जो हमारे उत्तरी भाग के अंतर्गत मौजूद है तथा इसका जो दक्षिणी जो हिस्सा है वो से दक्कन के पठार के नाम से जानते हैं। इस दक्कन के पठार के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुखतः पठार आते हैं उन पठारों का हम जो है विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहले हमने दक्कन के पठार के बारे में आपसे चर्चाएं की कि दक्कन के पठार का विस्तार अगर मैप की अगर दृष्टि से देखा जाए तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र, तमिल, केरल और कर्नाटक राज्यों के अंतर्गत विस्तृत रूप से पाया जाता है। इसकी अगर हम आकृति की बात करते हैं तो ये त्रिभुजाकार आकृति के रूप में है, ये त्रिभुजाकार आकृति के रूप में मौजूद है। ये दक्कन का पठार है, ये त्रिभुजाकार आकृति के रूप में मौजूद है। इस त्रिभुजाकार आकृति के रूप में मौजूद ये जो है 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस पठार का निर्माण ज्वालामुखी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है।
इस ज्वालामुखी क्रियाओं के निर्माण के दौरान हुआ है। तो यहाँ जो इस प्रकार की जो चट्टानें हैं वो रवेदार चट्टानों का जमाव पाया जाता है, यहाँ जीवाश्म रहित चट्टानों का जमाव पाया जाता है, जिसके अंतर्गत ग्रेनाइट, सिल्ट और नीस इस प्रकार की क्वार्टरजाइट प्रकार की प्रमुख चट्टानें यहाँ पाई जाती हैं। इस दक्कन के पठार को अगर हम देखते हैं तो इस पठार के अंतर्गत ये निम्न भाग मौजूद हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहला जो भाग है आपका वो आता है सतपुड़ा की श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी की अगर हम चर्चाएं करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं अब सतपुड़ा श्रेणी की कि सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है और सतपुड़ा श्रेणी का विस्तारित भाग कहाँ है और इसकी क्या प्रमुख विशेषताएं। अगर हम सतपुड़ा श्रेणी की बात करते हैं तो सतपुड़ा श्रेणी जो हमारी नर्मदा जो भ्रंश घाटी है उस नर्मदा भ्रंश घाटी के पश्चिम में स्थित नर्मदा घाटी के पश्चिम में स्थित राजपीपला की पहाड़ियों से प्रारंभ होती है। राजपीपला की पहाड़ियों से प्रारंभ होती है और महादेव, मैकाल पहाड़ियों से होती हुई छोटे नागपुर के पहाड़ तक, छोटे नागपुर के पठार तक विस्तृत पाई जाती है, फैली हुई है। सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा घाटी के पश्चिमी भाग में राजपीपला पहाड़ी, महादेव पर्वत, मैकाल पहाड़ियों से होकर छोटे नागपुर तक फैली हुई है। इस सतपुड़ा श्रेणी की अगर हम बात करते हैं तो इस सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत जो इसका नर्मदा घाटी का जो क्षेत्र है, इस नर्मदा घाटी की अगर हम बात करते हैं तो नर्मदा घाटी का क्षेत्र राजमहल पहाड़ियों से लेकर महादेव और मैकाल पर्वत और छोटे नागपुर तक इसका विस्तारित भाग पाया जाता है। सतपुड़ा श्रेणी की अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि सतपुड़ा श्रेणी की अगर हम बात करते हैं तो इस सतपुड़ा श्रेणी में जो सबसे बड़ी जो पर्वत श्रेणी जो पाई जाती है, पर्वत शिखर जो पाया जाता है वो आपका धूपगढ़ है। धूपगढ़ सबसे उच्च जो शिखर है, सबसे ऊंचा जो शिखर है वो सर्वाधिक उच्च शिखर जो आपका धूपगढ़ है। कौन सा है? धूपगढ़। ये धूपगढ़ जो पर्वत है वो महादेव पर्वत के अंतर्गत स्थित है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। इसी धूपगढ़ के समीप पंचमढ़ी एक स्वास्थ्यवर्धक जो है स्थान मौजूद है जो महाराष्ट्र के अंतर्गत पाया जाता है। तो ये सतपुड़ा श्रेणी जो नर्मदा घाटी से प्रारंभ होती है और महादेव पर्वत, मैकाल पहाड़ी और छोटे नागपुर के पठार तक विस्तृत रूप से फैली हुई है। इसका जो सबसे ऊंचा जो शिखर है वो आपका धूपगढ़ है और इस धूपगढ़ के समीप भाग में ही पंचमढ़ी एक स्वास्थ्यवर्धक स्थान पाया जाता है जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत स्थित है। अगर हम महाराष्ट्र के पठार की बात करते हैं तो महाराष्ट्र का जो पठार है, इस महाराष्ट्र के पठार की अगर हम चर्चाएं करते हैं तो महाराष्ट्र का पठार जो है संपूर्ण महाराष्ट्र के अंतर्गत फैला हुआ है। इसका जो विस्तार अगर हम बात करते हैं, महाराष्ट्र के पठार का जो विस्तार है वो संपूर्ण महाराष्ट्र के अंतर्गत फैला हुआ है। इस संपूर्ण महाराष्ट्र के अंतर्गत ये महाराष्ट्र का पठार फैला हुआ है और महाराष्ट्र के पठार के अंतर्गत अगर चट्टानों की बात करते हैं तो यहाँ डक्कन ट्रैप प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। डक्कन ट्रैप प्रकार की सेल पाई जाती हैं। डक्कन ट्रैप प्रकार की चट्टानों का जमाव यहाँ पाया जाता है। इसके अंतर्गत महाराष्ट्र के पठारी भाग के अंतर्गत आर्किनियन युग से लेकर आर्किनियन युग की चट्टानें, आर्कियन युग की चट्टानें, उसके बाद में धारवाड़, उसके बाद में कुडप्पा, कहीं कहीं पर कुडप्पा युगीन चट्टानों का जमाव पाया जाता है। महाराष्ट्र के पठार का जो विस्तार है वो संपूर्ण महाराष्ट्र के अंतर्गत है। संपूर्ण महाराष्ट्र के अंतर्गत इसमें डक्कन ट्रैप सेलों का जमाव पाया जाता है। इसके पठार के अंतर्गत आर्कियन युग की चट्टानें जिसके अंदर ग्रेनाइट, नीट्स, क्वार्टरजाइट्स आते हैं तथा धारवाड़ और कुडप्पा कालीन चट्टानों का भी जमाव कहीं कहीं पाया जाता है। इस महाराष्ट्र पठार के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत अजंता की पहाड़ियाँ स्थित हैं। बालाघाट, भीमा नदी बेसिन,
हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ, सतमाला की पहाड़ियाँ, और सतमाला की पहाड़ियाँ मौजूद हैं। ये इसके अंतर्गत प्रमुख जो है भाग हैं, ये इसके अंतर्गत ये इन भागों के अंतर्गत बटा हुआ है। अर्थात महाराष्ट्र के पठार के अंतर्गत अजंता की पहाड़ियाँ, बालाघाट की पहाड़ियाँ, भीमा नदी बेसिन क्षेत्र, हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ, सतमाला की पहाड़ियाँ मौजूद हैं। महाराष्ट्र के पठार के बाद में अगर उड़ीसा की उच्च भूमि की बात करते हैं तो उड़ीसा की उच्च भूमि, अगर हम उड़ीसा की उच्च भूमि की बात करते हैं तो उड़ीसा की उच्च भूमि का जो विस्तार है वो हमारे भारत का जो पूर्वी जो तटीयवर्ती भाग है, जिसको हमने उत्कल का मैदान कहा जाता है, उत्कल का तट कहा जाता है, उस उत्कल के तट के सहारे उड़ीसा की उच्च भूमि का विस्तार पाया जाता है। तो सबसे पहले हम अगर बात करते हैं तो उड़ीसा की उच्च भूमि का बात करते हैं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, उड़ीसा की उच्च भूमि। अगर हम बात करते हैं उड़ीसा उच्च भूमि, अगर हम उड़ीसा की उच्च भूमि की बात करते हैं तो इसका जो विस्तार है वो भारत के पूर्वी तट, पूर्वी तटीय मैदान, जिसको हमने उत्कल का मैदान कहा है, उत्कल का तट कहा है, उसके सहारे स्थित है। इसके अगर पश्चिम की अगर हम बात करते हैं तो इसके पश्चिम में महानदी बेसिन क्षेत्र, अगर हम इसके उत्तर की बात करते हैं तो छोटे नागपुर का पठारी भाग स्थित है। इसके पश्चिम में महानदी बेसिन और इसके उत्तर की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर में छोटे नागपुर का पठार स्थित है, छोटा नागपुर पठार फैले हुए हैं। उड़ीसा की जो उच्च भूमि है उसका विस्तार भारत के पूर्वी तटीय मैदान अर्थात उत्कल का तट के सहारे स्थित है। इसके पश्चिमी भाग में महानदी बेसिन, अगर इसके उत्तरी भाग की बात करते हैं तो छोटे नागपुर का पठार, तथा इसके दक्षिण पूर्वी भाग की अगर बात करते हैं तो इसके दक्षिण पूर्वी भाग में हमारा पूर्वी घाट, और इसके अगर हम पूर्वी भाग की बात करते हैं तो हमारा ये तटीय मैदान स्थित है। इस उड़ीसा के अंतर्गत उड़ीसा की उच्च भूमि क्षेत्र का विस्तार जो है हमारा भारत के अंतर्गत यहाँ फैला हुआ है। अब उड़ीसा की उच्च भूमि के अंतर्गत विशेषताएं ये हैं कि उड़ीसा की जो उच्च भूमि है, इन उच्च भूमि क्षेत्रों का जो चट्टानों का जो जमाव हुआ है वो आर्कीनियन प्रकार की चट्टानों से लेकर आधुनिक प्रकार की जो आधुनिक युग की जो चट्टानें हैं उन सभी चट्टानों का निर्माण यहाँ देखने को मिलता है। ये उड़ीसा की उच्च भूमि क्षेत्र जो है, यहाँ बहुत सारी पहाड़ पठार जो हैं इसके अंतर्गत अनाच्छादित हो गए हैं, और ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो अनाच्छादित जो है भूमि से भरा हुआ है या उनका मिश्रण यहाँ देखने को मिलता है। तो उड़ीसा की उच्च भूमि का विस्तार आपके सामने रख दिया मैंने, और आपके समझ में भी आ गया होगा कि भारत के अंतर्गत उड़ीसा की उच्च भूमि का विस्तार कहाँ स्थित है। इसके बाद में अगर हम तेलंगाना के पठार की बात करते हैं तो तेलंगाना का जो पठार है वो हमारे जिसका विस्तारित जो भाग है, तेलंगाना के पठार का विस्तारित जो भाग है, उस तेलंगाना के पठार के विस्तारित भाग के अंतर्गत यहाँ मैं आगे लिखता हूँ, इसको सतपुड़ा को मिटा देता हूँ, ढक्कन को मिटा देता हूँ, उड़ीसा को मिटा देता हूँ, और हम तेलंगाना की बात करते हैं तो तेलंगाना के पठार की अगर हम विस्तार से बात करते हैं तो तेलंगाना के अंतर्गत जो इसका विस्तारित भाग है, तेलंगाना के पठार का विस्तारित भाग है, इसका अगर हम विस्तार देखते हैं तो इसका विस्तार हमारा उड़ीसा के बाद में आंध्र, उड़ीसा आंध्र इन राज्यों के अंतर्गत इसका विस्तारी भाग मौजूद है।
उड़ीसा, आंध्र और तमिल, इन भागों के अंतर्गत इसका विस्तारित भाग मौजूद है। उड़ीसा के अंतर्गत, आंध्र के अंतर्गत और तमिल के अंतर्गत इसका विस्तारित भाग मौजूद है। तेलंगाना पहाड़ के अंतर्गत इसको 2 इकाइयों के अंतर्गत बांटते हैं। इसके अंतर्गत 2 भाग हैं। 2 भागों में से पहला भाग है तेलंगाना की उच्च भूमि, और दूसरा जो भाग है आपका वो आपका है तेलंगाना घाट कह सकते हैं। तो तेलंगाना की उच्च भूमि के अंतर्गत तो आपका जो है बस्तर का पठार मिलता है, और तेलंगाना घाट के अंतर्गत ये जो भाग है तेलंगाना का, तेलंगाना की उच्च भूमि क्षेत्र जो है, तेलंगाना की उच्च भूमि क्षेत्र का विस्तार उड़ीसा राज्य के अंतर्गत, आंध्र प्रदेश राज्य के अंतर्गत और तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत। इसको यहाँ भी जो है विभिन्न प्रकार की आर्कियन युग तथा जो आपकी आधुनिक चट्टानें हैं उनका जमाव यहाँ देखने को मिलता है। तेलंगाना का पठार भी अविचित या विषम प्रकार का एक पठार है, जिसके अंतर्गत 2 भाग बांटे गए हैं, तेलंगाना की उच्च भूमि का क्षेत्र और तेलंगाना का घाटीय क्षेत्र। इसके बाद में हम कर्नाटक के पठार की बात करते हैं। तो कर्नाटक का पठार जो है, कर्नाटक का पठार अगर हम बात करते हैं, कर्नाटक की पठार की अगर हम बात करते हैं तो कर्नाटक पठार का जो विस्तार है वो कर्नाटक के अंतर्गत, कर्नाटक और केरल राज्यों के अंतर्गत फैला हुआ है। कर्नाटक और केरल राज्यों के अंतर्गत ये इसका विस्तारित भाग मौजूद है। इस विस्तारित भाग की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत 3 इकाइयों में बटा हुआ है। इसके भी 3 भाग हैं। एक आपका मलनाद, दूसरा आपका उत्तरी उच्च भूमि, और आपका तीसरा आपका दक्षिणी उच्च भूमि। ये मलनाद का जो क्षेत्र है वो तो पहाड़ी क्षेत्र है, और उत्तरी उच्च भूमि और दक्षिणी उच्च भूमि के अंतर्गत यहाँ जो है समतल भूमि युक्त क्षेत्र है या समतल पठारी युक्त क्षेत्र है। तो ये कर्नाटक का पठार है। कर्नाटक के पठार का विस्तार कर्नाटक और केरल राज्यों के अंतर्गत स्थित है। कर्नाटक के पठार के अंतर्गत 3 सूक्ष्म इकाइयों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है, मालनद, उत्तरी उच्च भूमि तथा दक्षिणी उच्च भूमि। उसके बाद में तमिलनाडु का पठार, तमिलनाडु के पठार की अगर हम बात करते हैं तो तमिलनाडु का पठार का विस्तार जो हमारा तमिलनाडु राज्य है उस तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत ही पाया जाता है। तमिलनाडु पठार का विस्तार तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत आता है। तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत स्थित जो सह्याद्री पर्वत श्रेणियाँ हैं, सह्याद्री पर्वत श्रेणियाँ जो दक्षिण के अंतर्गत मौजूद हैं वहाँ, और तमिलनाडु राज्य के मध्य में स्थित ये तमिलनाडु पठार मौजूद है। इस तमिलनाडु पठार के अंतर्गत भी यह भी एक विषम प्रकार की पठारीय स्थिति देखने को मिलती है। यहाँ भी जो है आर्कियन युग की चट्टानों का जमाव पाया जाता है। इस तमिलनाडु पठार को भी 2 इकाइयों में विभक्त किया गया है, तमिलनाडु पठारी उच्च भूमि क्षेत्र तथा तमिलनाडु के पठारी भाग। यूं करके हमने ये देखा कि किस तरह से दक्कनीय पठारी भाग को हमने निम्न भागों में बांटा था। उसमें सबसे पहले सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बाद में हमने महाराष्ट्र का पठार, महाराष्ट्र के पठार के बाद में हमने उड़ीसा की उच्च भूमि क्षेत्र को पढ़ा, फिर उसके बाद में तेलंगाना के पठार को पढ़ा, फिर उसके बाद में हमने कर्नाटक के पठार को पढ़ा, उसके बाद में हमने तमिलनाडु के पठार को पढ़ा। इस तरह से उसके बाद में 2 आपके प्रमुख और पठारी भाग बच जाते हैं। एक बचता है आपका पूर्वी और पश्चिमी घाट। तो सबसे महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको इनकी विशेषताएं और इनके पठारों का स्थिति आपको बताई। अगला आपका जो भाग है वो है आपका पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। सबसे पहले हम बात करते हैं पश्चिमी घाट की। पश्चिमी घाट की अगर हम बात करते हैं तो हम भारत का अगर ये मैप देखते हैं तो भारत के इस मैप के अंतर्गत जो हमारी तापी नदी का जो मुहाना है, तापी नदी का जो मुहाना है, यहाँ से
ये पश्चिमी पठारी भाग प्रारंभ होता है और कन्याकुमारी तक ये फैला हुआ है। ये भारत का तापी नदी के मुहाने से, तापी नदी के मुहाने से कन्याकुमारी तक फैला है। इसकी जो लंबाई है वो 1600 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। 1600 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। इसका अगर उत्तरी भाग देखते हैं तो उत्तर में इसकी जो चौड़ाई है वो 50 किलोमीटर, तथा इसकी दक्षिण में जो चौड़ाई है वो आपकी 60 से लेकर 80 किलोमीटर है। अगर हम इसकी औसत ऊंचाई की बात करते हैं, तो इसकी औसत ऊंचाई लगभग 1000 से 1200 मीटर है। इसकी औसत ऊंचाई 1000 से 1200 मीटर है। इस पश्चिमी घाट को हमने सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इससे अगर हम सह्याद्री की बात करते हैं तो इस सह्याद्री को हमने 2 भागों में बांटा गया है। सह्याद्री को 2 भागों में बांटा गया है। एक उत्तरी सह्याद्री और एक दक्षिणी सह्याद्री। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय जो रेखा है, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा जो उत्तरी सह्याद्री तथा दक्षिणी सह्याद्री को 2 भागों के अंतर्गत बांटने का काम करती है। अगर हम उत्तरी सह्याद्री की बात करते हैं तो उत्तरी सह्याद्री की जो सबसे ऊंची शिखर है, सर्वाधिक जो शिखर है, सबसे ऊंचा जो शिखर है, काल सुबाई। अगर हम दक्षिणी सह्याद्री की अगर हम बात करते हैं तो दक्षिणी सह्याद्री का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो है अनाईमुड्डी। अगर हम उत्तरी सह्याद्री की बात की तो उत्तरी सह्याद्री जो है, उत्तरी सह्याद्री का जो सबसे ऊंचा उत्तरी सह्याद्री जो पर्वत शिखर है उसकी अगर हम बात करते हैं तो कालसुबाई, और दक्षिणी सह्याद्री की अगर हम उच्च शिखर की बात करते हैं तो अनामुड्डी। अगर हम बात करें पश्चिमी घाट को अगर हम देखते हैं तो ये वास्तविक पर्वत नहीं है, बल्कि यह एक पश्चिमी घाट वास्तविक पर्वत नहीं है, वास्तविक पर्वत नहीं है, बल्कि एक क्या है, भ्रंश कगार है। भ्रंश कगार है, यह एक भ्रंश कगार है। अगर इसकी अगर हम बात करते हैं तो अगर इसकी ढाल की अगर हम बात करते हैं तो इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो हमारी बात चल रही थी कि हमारे सामने ये बात रखी गई थी कि पश्चिमी घाट के अंतर्गत हम अगर बात करें तो पश्चिमी जो घाट है वो एक वास्तविक पर्वत नहीं है, वास्तविक पर्वत नहीं है, बल्कि ये क्या है, भ्रंश कगार है। ये भ्रंश कगार क्यों बना, तो इसके पीछे हमने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अंतर्गत जाना था कि अफ्रीकन प्लेट और ऑस्ट्रो इंडियन प्लेट किस तरह से विवर्तनिक क्रियाओं से आगे हुई थी। तो ये उसका ही क्या है, हिस्सा है, भाग है, इसी का भ्रंश कगार है, ये खड़ा भ्रंश कगार है। और इसकी अगर हम ढाल की बात करें तो ये ढाल जो है आपका पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर माना जाता है। तो हमारे सामने हमने ये सारी बातें रखी
कि उत्तरी सह्याद्री तथा दक्षिणी सह्याद्री ये दो भागों में बटी हुई है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश के रेखा के आधार पर इसे दो भागों में व्यक्त कर दिया, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी की अगर हम बात करते हैं तो इसका उच्च शिखर कालसुबाई है। अगर हम दक्षिणी सह्याद्री की बात करते हैं तो इसका जो उच्च शिखर है अनाईमुड्डी है। उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री अगर हम देखें तो इस तरफ से पश्चिमी घाट और ये आपका पूर्वी घाट, जहां दोनों आकर परस्पर एक ही स्थान पर मिलते हैं, तो यहां परस्पर आकर जिन स्थानों पर मिलते हैं तो यहां आपकी नीलगिरी पर्वत ग्रंथि पाई जाती है। नीलगिरी पर्वत ग्रंथि के नोट पर्वत ग्रंथि के अंतर्गत यहाँ आपका पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट परस्पर एक दूसरे के साथ क्या होता है, मिलता है। नीलगिरी पर्वत ग्रंथि पर ये इधर से आने वाला पश्चिमी घाट, इधर से आने वाला पूर्वी घाट, दोनों का एक मिलन बिंदु है, मिलन पॉइंट है नीलगिरी पर्वत ग्रंथि। इस नीलगिरी पर्वत ग्रंथि के अगर हम दक्षिण में चलते हैं तो यहाँ पाल घाट का दर्रा पाया जाता है। पाल घाट का दर्रा, इस पाल घाट के अगर हम दर्रे की बात करते हैं तो ये तमिलनाडु राज्य और केरल राज्य को जोड़ने का काम करता है। तो इस नीलगिरी के दक्षिण में पाल घाट का दर्रा, और इस पाल घाट के दक्षिण में अगर हम चलते हैं तो यहाँ भी एक दूसरी जो है आपकी एक पर्वत ग्रंथि पाई जाती है, उसे कहते हैं अनाईमुड्डी पर्वत ग्रंथि। अनाईमुड्डी पर्वत जो ग्रंथि है, इस अनाईमुड्डी पर्वत ग्रंथि को अगर हम देखें तो अनाईमुड्डी पर्वत ग्रंथि के अंतर्गत इस अनाईमुड्डी पर्वत ग्रंथि का एक हिस्सा पलनी की पहाड़ियों के द्वारा घिरा हुआ है तथा इसका दक्षिणी हिस्सा इलायची की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसे हम काडमियम की पहाड़ियों के नाम से भी जानते हैं। इन अनाईमुड्डी पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो अन्नामुड्डी है, और इसका दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी है वो दोदा बेटा है। भारत की यानी दक्षिण भारत का जो दूसरी सबसे ऊंची जो चोटी है वो दोदा बेटा है, और दक्षिण भारत का जो सबसे ऊंचा जो शिखर है वो आपका अनाईमुड्डी है। यहाँ आपके अनाईमुड्डी पर्वत जो ग्रंथि है, उस अनाईमुड्डी पर्वत ग्रंथि के अंतर्गत एक तरफ आपकी नीलगिरी पर्वत श्रेणियां हैं, एक तरफ आपकी पलनी की पहाड़ियां हैं और दूसरी तरफ आपकी इलायची की पहाड़ियां हैं। और इलायची की पहाड़ियों के नीचे नागर कोयल की पहाड़ियां स्थित हैं। नागर कोयल की पहाड़ियां स्थित हैं, अर्थात इलायची की पहाड़ियां और इलायची की पहाड़ियों के दक्षिणी भाग में नागर कोयल की पहाड़ियां स्थित हैं। इलायची की पहाड़ियां तथा नागर कोयल पहाड़ियों के मध्य में सैन कोटा का दर्रा भी स्थित है। इस तरह से अगर हम पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट जो है तापी नदी के मुहाने से प्रारंभ होता है और कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ये इसकी प्रमुख विशेषताएं थी। और इसके अंतर्गत प्रमुख जो दर्रे पाए जाते हैं उसके अंतर्गत आपका बालाघाट का दर्रा, बालाघाट का दर्रा, भोर घाट का दर्रा, फिर आपका पाल घाट का दर्रा और आपका सेन कोटा का दर्रा स्थित है। अर्थात इस पश्चिमी घाट के अंतर्गत ये प्रमुख 4 दर्रे स्थित हैं: बालाघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा, पालघाट दर्रा, सेन कोटा दर्रा। तो यूं करके पश्चिमी घाट का हमने विस्तार से अध्ययन देखा। यहाँ सबसे उच्च शिखर देखे, यहाँ प्रमुख पहाड़ियाँ देखी। अनाईमुड्डी ग्रंथि के अंतर्गत इसके अंतर्गत पलनी, इलायची पहाड़ियाँ मौजूद हैं। तो ये इसका हमने आपको पश्चिमी घाट का विस्तार से वर्णन किया है। इसके बाद में अगला आपका बचता है पूर्वी घाट। तो आप बात करते हैं पूर्वी घाट की बात करते हैं। पूर्वी घाट की अगर हम बात करते हैं तो पूर्वी घाट हमारा जो है
महानदी बेसिन जो है उस महानदी बेसिन से प्रारंभ होता है और हमारा यहाँ कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। महानदी के मुहाने से प्रारंभ होकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ये इसका विस्तार है। जो पूर्वी घाट है हमारा यहाँ महानदी और गोदावरी नदी जो घाटियाँ हैं, इस महानदी और गोदावरी नदी घाटी से लेकर हमारा कन्याकुमारी तक फैला हुआ जो भाग है वो हमारे पूर्वी घाट का है। पूर्वी घाट की अगर हम बात करें तो पूर्वी घाट की अगर हम लंबाई की बात करें तो ये 1300 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। कितनी लंबाई में फैला हुआ है? 1300 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। अगर हम इसके उत्तरी सिरे की चौड़ाई की बात करें तो इसके उत्तरी भाग की चौड़ाई अगर देखें तो उत्तरी भाग की चौड़ा देखें तो इसका उत्तरी भाग जो है वो लगभग 100 से लेकर 200 किलोमीटर चौड़ा है। और अगर इसके हम दक्षिणी भाग की अगर हम बात करते हैं कि चौड़ाई की बात करते हैं तो ये इसका दक्षिणी भाग जो है 60 से लेकर 80 किलोमीटर चौड़ा है। 60 से 80 किलोमीटर चौड़ा है। अच्छा, पूर्वी घाट का विस्तार जो हमारी महानदी बेसिन है, महानदी जो घाटी है, महानदी घाटी से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत है। इसकी अगर हम लंबाई की बात करते हैं तो ये 1300 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। अगर हम इसके उत्तरी भाग की बात करते हैं तो इसका उत्तरी भाग जो है अधिक चौड़ा है, लगभग 100 से लेकर 200 किलोमीटर चौड़ा भाग है। लेकिन इसके अगर हम दक्षिणी भाग की बात करते हैं तो इसकी चौड़ाई दक्षिणी भाग के अंतर्गत आकर कम हो जाती है और दक्षिणी भाग की चौड़ाई 60 से लेकर 80 किलोमीटर चौड़ा रह जाता है। अगर हम पूर्वी घाट की अगर स्थिति को देखें तो पूर्वी घाट जो है वो अनियमित जो है घाट है, अर्थात इसके अंतर्गत जगह जगह एक कटा फटा हुआ है, यानी कि अनियमित आकार का माना जाता है, कटा फटा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारी पश्चिमी भाग से निकलने वाली जो प्रमुख नदियां हैं, जिसके अंतर्गत आपकी जो है कावेरी नदी है, कृष्णा नदी है, गोदावरी नदी है, ये सभी नदियां जो पूर्व दिशा की ओर बंगाल की खाड़ी में जो ले जाती हैं, तो इन नदी घाटियों के कारण ये हमारा जो पूर्वी जो घाट है उस पूर्वी घाट को इन्होंने क्या कर दिया है? अपरदित कर दिया है। परिणाम स्वरूप पूर्वी घाट जो है वो क्या हो गया? कटा फटा घाट है। पूर्वी घाट जो हमारा महानदी और गोदावरी जो नदी घाटी है वहाँ एक विस्तृत रूप में पाया जाता है। इस पूर्वी घाट क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो इस पूर्वी घाट क्षेत्र के अंतर्गत हमारे जो प्रमुख पहाड़ियां हैं उन प्रमुख पहाड़ियों के अंतर्गत हमको जो प्रमुख तय इसके अंतर्गत पहाड़ियां हैं उनके अंतर्गत आपको देखने को मिलती हैं नालकोड़ा, पालकोड़ा, कोलामलाई, पंचमलाई, जेवादी, जिंजी, सेवराय, ये इसकी प्रमुख पहाड़ियां हैं जो इसके अंतर्गत स्थित हैं। ये इसके अंतर्गत नालकोड़ा, पालकोड़ा, कोलामलाई, पंचमलाई, जेवादी, जिंजी, सेवराय आदि इसके अंतर्गत स्थित जो है प्रमुख पहाड़ियां हैं। इनकी अगर हम बात करें तो इसका अगर विस्तार देखें पूर्वी घाट का तो उड़ीसा का क्षेत्र, आंध्र का क्षेत्र और तमिलनाडु का क्षेत्र, इसकी इन राज्यों के अंतर्गत ये पूर्वी घाट विस्तृत है। और पूर्वी घाट अनियमित रूप से कटा फटा हुआ है। नदी घाटियों के अपर्दन के कारण ये जगह जगह से विच्छिद हो गया है, कट गया है, अपरदित हो गया है। परिणाम स्वरूप इसके अंतर्गत जो कुछ प्रमुख जो पहाड़ियां हैं उनके अंतर्गत नालकोड़ा की पहाड़ियां हैं, कोलामलाई की पहाड़ियां हैं, पालकोड़ा की पहाड़ियां हैं, पंचमलाई की पहाड़ियां हैं, जेवादी की पहाड़ियां हैं, जिंजीवा की पहाड़ियां हैं, सेवरायगढ़ की पहाड़ियां हैं आदि प्रमुख पहाड़ियां स्थित हैं। परिणाम स्वरूप जो हमारा पश्चिमी घाट है वो आपका विस्तृत ज़्यादा लंबा है और जो पूर्वी घाट है वो अनियमित रूप से कटा फटा पहाड़ है और इसकी जो लंबाई है वो भी क्या है? कम है।
परिणाम स्वरूप ये जो है हमारे महानदी क्षेत्र से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। तो यूं करके हमने ओवरऑल इस क्लास में हमने भारत का पहला बड़ा भौगोलिक प्रदेश प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, उस प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के अंतर्गत से जितने भी प्रमुख पठार थे उनका समस्त अध्ययन हमने इस यूनिट का इस वीडियो के माध्यम से हमने किया है। आपसे उम्मीद है कि आपको ये लेसन जो आपका ये मैंने पहला भौतिक प्रदेश भारत की भूगोल में पढ़ाया है वो आपको अच्छा लगेगा। अगर कहीं किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो आप मुझको कमेंट्स करके बताएं। धन्यवाद।